हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्टूडियो। ये बेटा क्लास 7th देखिए बुक है वसंत भाग 2 क्लास 7th हिंदी की पाठ्य पुस्तक। ये तो है चैप्टर बुक का नाम और इसके चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 2 हिमालय की बेटियां एंड इसका राइटर है नागार्जुन। कौन है? नागार्जुन। तो हम इसको रीड करेंगे। बहुत ही आसान चैप्टर है। चैप्टर के अंदर से ही आपको सभी क्वेश्चन आ जाएंगे, तो हम फटाफट करेंगे। देखिए इसमें क्या है कि जैसे कि चैप्टर के में दिखाया गया है ना, हिमालय की बेटियां। तो इसमें क्या है, हिमालय पिता है और नदियां इसकी बेटियां हैं। पूरे चैप्टर में ये बताया गया है। और चैप्टर में ये भी बताया गया है, ये तो पहाड़ी है इसकी हिमालय की, और जब ये नदियां निकलती हैं हिमालय के ऊपर से, तो यहाँ से तो पहाड़ों पर से निकलती है तो पतली पतली दिखाई देती हैं। लेकिन जैसे ही वो नीचे आ जाती है, समतल स्थानों पे आ जाती है, तो यहाँ पे पतली पतली हटकेलियाँ करती हुई दिखाई देती हैं और नीचे आकर वो बहुत ही समतल स्थानों में शांत हो जाती हैं। ठीक है, तो इसमें यही वर्णन है। बड़ा ही आसान है देखने में, पढ़ने में आपको लगेगा कठिन है, लेकिन आप समझोगे तो बहुत ही आसान है। ठीक है, और नागार्जुन इसके राइटर हैं। तो देखना ज़रा ध्यान से बेटा। देखिए फटाफट करेंगे। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। ये राइटर कह रहे हैं कि मैंने नदियों को बहुत दूर से देखा था। पहले तो मैंने दूर से देखा, तो दूर से नदियाँ कैसी लगती थी? बड़ी गंभीर लगती थी, शांत लगती थी और अपने आप में खोई हुई सी लगती थी। सम्राट महिला की भांति वे एक बहुत ही अच्छी महिला की तरह लगती थी। सर्वगुण संपन्न महिला की तरह मुझे दिखती थी नदियाँ। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। मेरे दिल में नदियों के प्रति कैसा था? आदर था और स्वभाव था। मतलब दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी, दादी, ये देखो इनमें इन माँ नदियों को क्या कहा है? माँ का है, दादी का है, मौसी का है, मामी का है कि गोद की धारा की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता था। मैं क्या करता हूँ, जैसे माँ की गोद में, मामी की गोद में, मौसी की गोद में हम खुश होकर डुबकियाँ लगाते हैं, उसी प्रकार मैं भी उसकी गोद में डुबकियाँ लगाया करता था नदी में। ठीक है, परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा, लेकिन क्या हुआ कि इस बार मैं हिमालय के ऊपर चोटी पर चढ़ा तो मुझे कुछ इसका और ही रूप सामने आया। मैं हैरान रह गया कि यहाँ पर जो दुबली दुबली पतली गंगा, यमुना और सतलुज नदी जब समतल मैदानों से उतर विशाल कैसे हो जाती हैं, कि यहाँ ऊपर से तो जब मैंने देखा कि ये नदियाँ बहुत ही दुबली दुबली और पतली पतली दिखाई दे रही थी, लेकिन ये जब समतल मैदानों में आ जाती हैं, पहाड़ों पर तो देखो ये पतली पतली दिखाई दे रही है ना, लेकिन जब ये समतल मैदानों में आ जाती हैं तो ये विशाल कैसे हो जाती है, बड़ी कैसे हो जाती है, चौड़ी कैसे हो जाती है। इनका उछलना, इनका कूदना और खिलखिला कर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है। जब ये ऊपर से गिरती है ना तो ऐसा लगता है खिलखिला कर हंस रही हूँ, लेकिन जब ये समतल मैदानों में आ जाती हैं तो ये कहाँ चला जाता है इनका उल्लास और इनकी भावभंगी। ठीक है, मैदानों में जाकर किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, उसकी किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितने कि इन बेटियों की बाल लीला को देखकर। यानी कि जब भी मैं इनकी लीलाओं को देखता हूँ तो मुझे इतना कौतूहल नहीं होता जितना कि मैं किसी लड़की को देखकर होता है। मेरा ध्यान अटक जाता है, इतना कौतूहल जितना कि इतना आश्चर्य मुझे जब इन बेटियों की बाल लीलाओं को देखता हूँ। यानी कि ये बेटियाँ कैसी कैसी बाल लीलाएँ, नदियाँ हैं वो कैसी कैसी बाल लीलाएँ करती हुई नीचे आती हैं। कहाँ ये भागी जा रही हैं? वह कौन सा लक्ष्य है? ये नदियाँ ये कहाँ भागी जा रही हैं? इनका कौन सा लक्ष्य है? कहाँ जाना चाहती हैं? जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है, कहाँ पर किसने इनको बेचैन कर रखा है? अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त है। अब राइटर कह रहे हैं अपने महान पिता हिमालय का बहुत अधिक प्यार पाने के बाद भी अगर ये अतृप्त है, खुश नहीं है, तो वह कौन होगा? कौन इनकी प्यास मिटा सकेगा? बर्फ़ जली नंगी पहाड़ियों से, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियों से, बंधुर अंधिकाय से, सरबज उपकायों से, ये देखो यहाँ से गुजरती हुई सभी जब वे ऐसा ही इनका बाल लीला निकेतन, यहाँ सभी से वो गुजरती हैं। और खेलते खेलते जब ये ज़रा दूर निकल जाती हैं, जब ये नदियाँ दूर चली जाती हैं, तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, केले के जंगलों से पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका
मिल जाता होगा। यानी कि जब ये इन सभी स्थानों से गुजरकर और इन सभी पेड़ों से गुजरकर जब वो आगे पहुंच जाते हैं तो उन्हें बीती बातें, पीछे की बातें याद करने का मौका मिल जाता था कि वो पीछे अपने पिता की गोद से निकलती हुई कितनी खुश थी और कैसी थी, तो वो सभी बातें उनको याद करती हैं। कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपनी इस नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। ये कोई नहीं जानता कि बूढ़ा हिमालय वहाँ पे बैठकर अपनी बेटियां उसे छोड़ के जा रही हैं तो कितना सिर उसका दुखता होगा, कितना सिर उसका धुनता होगा, कितना वो परेशान होता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में हिमालय, बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। अगर आप हिमालय की बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछोगे तो उस बेचारे हिमालय के पास और क्या रखा है, वो मौन है, चुप है, कुछ बोलता नहीं है। बेटियां उसको जा रही हैं छोड़ छोड़ के, है ना, तो उनके पास क्या है, कुछ भी नहीं है, वो बिल्कुल मौन है हिमालय। सिंधु और ब्रह्मपुत्र दो बड़ी नदियां हैं यहाँ पे, ठीक है, और बाकी ये सारी छोटी नदियां हैं। तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र ऐसे दो नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चेनाब, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। जब हम सिंधु और ब्रह्मपुत्र का नाम लेते हैं तो ये दो तीन चार छोटी छोटी नदियां हैं ना, रावी है, सतलुज है, व्यास है, चेनाब है, झेलम है, काबुल है, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि इनकी जो छोटी छोटी बेटियां हैं वो भी हमारे आंखों के सामने नाचने लगती हैं, यानी कि उनका भी समरण हमें याद हो जाता है। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ भी नहीं है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र कुछ भी नहीं है। क्या है कि ये हिमालय, दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद से न जाने कभी जब देखो हिमालय पर्वत एक बहुत बड़ा है, जब उनके ऊपर बर्फ़ पड़ती है तो वो पिघलती है, तो ये कहा है कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र दो महानदियाँ बन जाती है, ठीक है। तो ये कुछ भी नहीं है, हिमालय के दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर महानदी के रूप में समुद्र को प्रवाहित होती है, यानी कि दोनों पिघल कर समुद्र में प्रवाहित हो जाती हैं दोनों नदियाँ। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। देखो इन लाइनों में ये बताया गया है कि हिमालय पर्वत पर जब बर्फ़ गिरती है और वो पिघल जाती है तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र बड़ी बड़ी नदियाँ बन जाती हैं और वो जाकर महान समुद्र में मिल जाती है। तो कितना सौभाग्यशाली है समुद्र, जो पर्वतराज क्या किसको कहा है, पर्वतराज कहा है हिमालय को। तो जो पर्वतराज की जो दो बेटियां हैं वो हिमालय का हाथ पकड़ने का श्रेय उनको समुद्र को मिला है, यानी कि समुद्र क्या है, दामाद है, और पर्वतराज क्या है, उनका पिता है नदियों का। जिन्होंने मैदानों में इन नदियों को देखा होगा, जिन लोगों ने इनको मैदानों में देखा है, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। उनके ख्याल में शायद ही, देखो ये कहा है कि जैसे कि पहले तो क्या था कि मैदानों में जिन लोगों ने इनको मैदानों में देखा, ऊपर नहीं देखा है, पहाड़ों से जब गिरती जब नहीं देखा है, सिर्फ मैदानों में देखा है, तो उनके ख्यालों में ये बात आ सकती है कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती थी। यानी कि जैसे हिमालय से निकलती है ना ये नदियाँ, तो पतली पतली खिलखिलाकर हंसती हुई ऐसे दिखती हैं कि आ रही है नीचे, लेकिन जब मैदानों में आ जाती है तो शांत दिखाई देती है। माँ बाप की गोद में नंग दड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमी के लिए आकर्षक भले ही ना हो। इसमें ये बताया गया है कि ये जो नदियाँ हैं वो पहाड़ी लोगों के लिए आकर्षक भले ही न हो, क्योंकि वो अक्सर देखते रहते हैं पहाड़ों को, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होगी, कि हिमालय तो ससुर है और समुद्र इसका क्या है, दामाद है। तो इसमें कोई भी झिझक मुझे नहीं होगी, क्योंकि ऐसा मुझे लग रहा है। आगे देखिए, कालिदास की वीरी यक्ष ने अपने मेघदूत में कहा था, बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिपादित देते हुए तुम्हारी ये प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। कालिदास की जो एक रचना है उसमें यक्ष ने अपने मेघदूत में कहा है, कालिदास के जो मेघदूत में उसमें इस तरीके का वर्णन है। तो उसको क्या है कि तुम्हारी वह प्रेयसी, कि तुम्हारी मेघदूत में क्या है कि तुम्हें प्रेयसी को देखकर
तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इस चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई। जब मैंने इन चंचल नदियों को देखा तो मेघदूत की जो रचना है, कालिदास की जो मेघदूत रचना है, वो मुझे याद आ गई। और सोचते हैं कि शायद इस महाकवि को भी नदियों का सचित्र रूप पसंद था, कि जो नदी ये है ना कालिदास, इनको भी महाकवि थे, उनको भी नदियों का रूप पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में अलग अलग शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। देखो इसमें ये कहा है कि दरअसल जो भी कोई व्यक्ति नदियों को पहाड़ी और घाटियों और समतल मैदानों, पहाड़ियों में, घाटियों में और समतल मैदानों में अलग अलग रूप में देखने को मिलती है नदियाँ। पहाड़ी घाटियों में तो उछल कूद करती हुई पतली पतली दिखाई देती है, समतल मैदानों में चौड़ी और शांत नजर आती है। जो भी इन ऐसे देखेगा तो वो इसी नतीजे पर पहुंचेगा। ठीक है। काका कालेकर ने नदियों को लोक माता कहा है। काका कालेकर ने नदियों को क्या कहा है, ये क्वेश्चन बनता है शॉर्ट में। तो काका कालेकर ने नदियों को लोक माता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों का रूप दें तो क्या हर्ज है। लोकमाता तो कहा है, लेकिन नदियों को हम बेटियां भी तो कह सकते हैं। और थोड़ा आगे चलिए तो हम इन्हें प्रेयसी मतलब अपनी प्रेमिका भी कह सकते हैं। और माता का एक और रूप है, उसे हम कह सकते हैं बहन भी कह सकते हैं नदियों को। बहन का स्थान कितने कवियों ने इस नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई, यानी कि एक दिन क्या हुआ कि मेरा भी मन ऐसा ही हुआ। मैं थोड़ा परेशान था, उदास था, मेरा मन उचट गया था, मेरी तबीयत ढीली थी और सतलुज के किनारे पर मैं बैठ गया था। ठीक है। और दोपहर का समय था तो मैंने पैर पानी में लटका लिए, सतलुज नदी में मैंने अपने पैर लटका लिए। और थोड़ी ही देर में उसके जो जल था, जो उसका सतलुज का, उसने प्रगतिशील अपना प्रभाव डाला, उसने अपना अच्छा प्रभाव डाला और मेरी सारी थकान ख़त्म हो गई और मेरा मन ताज़ा हो गया और मैं गुनगुनाने लगा। ठीक है। राइटर ऐसे कह रहे हैं। मैंने क्या गुनगुनाया, जय हो सतलुज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी, तुम बेटी है बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नटी के विचित्र पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलुज बहन तुम्हारी। तो इसमें ये जो राइटर है वो कह रहा है, जब मैं उस नदी में बैठा तो मेरी सारी थकान ख़त्म हो गई और मैं ये गाने लगा, मैं ये बोलने लगा, जय हो सतलुज बहन तुम्हारी, हे सतलुज बहन तुम्हारी जय हो, तुम्हारी लीला बहुत ही अचरज है, बहुत ही अच्छी है तुम्हारी लीला। हुआ मधुत मन हटा खुमारी, मेरा मन प्रसन्न हो गया है, मुदित मतलब प्रसन्न हो गया है और मेरी खुमारी मतलब थकान ख़त्म हो गई है। जाऊँ मैं तुम पर बलिहारी, हे सतलुज बहन मैं तुम पर बलिहारी जाता हूँ, मैं तुम पर कुर्बान जाता हूँ। तुम बेटी है बाप हिमालय, तुम बेटी है बाप हिमालय, तुम बेटी हो और यह हिमालय तुम्हारा बाप है। चिंतित है पर चुपचाप, हिमालय चिंतित है, जब तुम उनको छोड़ के समुद्र के पास जा रही हो तो हिमालय चिंतित है लेकिन चुपचाप है। प्रकृति नट के चित्रित पट पर, प्रकृति के नट के चित्र पर जिस तरह अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जिस तरह प्रकृति के नट पर जो तुम्हारा चित्र छापा हुआ है वह अद्भुत है, अनुपम है हिमालय पर। जय हो सतलुज बहन तुम्हारी, हे बहन सतलुज बहन तुम्हारी जय हो, हमेशा तुम्हारी जय हो। तो यही है इसमें, आप ज़रा इसको ध्यान से एक बार देख लेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर हम कल करवाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अगर आप इसको एक बार अभी सुन लेंगे, अभी इसको देख लेंगे तो सभी 70-80% क्वेश्चन आपको अभी याद हो जाएंगे। ओके बेटा, कल हम इसके क्वेश्चन आंसर कराएंगे और साथ साथ ही लर्न करवाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी लूँगी। ओके बेटा, गुड।